मेरा एक शो है न्यूज़ की पाठशाला, उसमें ये भी दर्शकों को दिखाया कि दुनिया में मतलब यही प्रचारित है कि भाई जैसे ताजमहल ही सब कुछ है और भारत में सबसे अनोखी चीज़ बनी तो ताजमहल बनी, और चोल राजाओं ने जो कुछ किया दक्षिण भारत में और वो अपने आप में स्टडी है। पर सुधांशु जी, वामपंथियों को मुगलों से इतना प्रेम क्यों है? इतनी रिच संस्कृति भारत की खुद की है, उसको हिस्ट्री के बुक्स में भी दबा दिया गया। और मैं कह रहा हूँ मुगलों ने भी अच्छे काम क्यों, बताओ, लेकिन ऐसा लगता है मुगल को दिमाग में ठूंस दिया गया और बाकी सब कुछ निकाल लिया गया, क्यों? देखिए, उनको मुगलों से कोई प्रेम नहीं है, उनको भारत की शक्ति से भय है। देखिए, मैं एक और बात आपसे कहूं, किसी को बहुत अटपटी बात लग सकती है। श्री अरविंदो ने, महर्षि अरविंद, उन्होंने कहा था कि जो स्थान इस शरीर में आत्मा का है वो स्थान पूरी दुनिया में भारत का है। इसीलिए आपने वर्ड गजवाए हिंद सुना होगा। क्यों भाई? यूरोप है, रशिया है, चाइना हमसे बड़ा इलाका, वो कब्जा कर लो तो दुनिया कब्जा होगी। भारत में कितना लैंड है? 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। 2.4% लैंड कब्जा करके दुनिया कैसे कब्जा होगा? हमें कंफ्यूजन है, इंडियंस को, भारतीयों को कंफ्यूजन है, सनातनियों को कंफ्यूजन है कि मेरी ताकत क्या है, हनुमान जी की तरह। उनको पता नहीं है, बाहर वालों को पूरा पता है यही सोर्स ऑफ एनर्जी है और यहां पे कब्जा करेंगे तो होगा। कम्युनिस्टों को भी पता है कि भारत में ही सारा सोर्स है, इसलिए इसको उठने नहीं देना है। तो चाहे वो मुगल हों या अंग्रेज हों, भारत का इतिहास, भारत के दुश्मनों का इतिहास पढ़ाया गया। भारत के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी है। मैगथ सनीज ने लिखा है अपनी किताब इंडिका में। इंडिका आज अवेलेबल नहीं है, उसके फ्रेगमेंट्स अवेलेबल हैं। बाकायदा विदेश, उसने बहुत साफ लिखा कि भारतीय समाज में 7 प्रकार के वर्ग हैं। जो लोग कहते हैं ना वर्ग भेद यहां बहुत था। और आगे वो लिखता है भारतीय समाज की खासियत यह है कि यहां किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होता है और यूनान के समाज के समान यहां कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका शोषण किया जाता हो। वो नहीं पढ़ाना है। फाइयान, वेनसोंग, हित सिंह, तमाम चाइनीज ट्रेवलर आए भारत में सीखने के लिए, क्या क्या उन्होंने भारत के बारे में, वो नहीं पढ़ाना है। मार्को पोलो आया, वो नहीं पढ़ाना है। मनुची टाइप का आया, वो नहीं पढ़ाना है। विजयनगर साम्राज्य में तमाम यूरोपियंस आए जिन्होंने क्या लिखा है कि साहब विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हम्फी कितनी बड़ी थी, रोम और इनसे पेरिस से कहीं ज़्यादा बड़ी थी, लंदन पेरिस से बहुत बड़ी। वो सब नहीं पढ़ाना। किसका पढ़ाना है? वो जो हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए आया था, वो अंग्रेज़ का पढ़ाना है और मुगल का पढ़ाना है, ताकि हमारा मनोबल गिरा रहे उसमें, ताकि आपका मनोबल गिरा रहे, आप उभरने ना पाए। उद्देश्य ये था कि भारत को अगर डोमिनेट करके रखना है, मतलब मैं एक मामले में कहूँगा, किसी को बहुत अटपटी बात लग सकती है, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव गुजर चुका है और अमृत काल में चल रहे हैं। एक मायने में लड़ाई आज़ादी की लड़ाई से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लड़ाई है। क्यों? आज़ादी की लड़ाई वो थी कि हम जेल में थे, हमें पता हम जेल में थे और हमें एनी हाउ जेल से बाहर निकलना है, और जो व्यक्ति जेल से बाहर आ जाता है वो वापस नहीं जाना चाहता जेल में। मगर ये वो लड़ाई है कि आपको ड्रग्स दे दी गई है और आप ड्रग्स के हेलुसिनेशन में हैं, आपको बुरा ही अच्छा लग रहा है। इसीलिए आप देखिए, अभी 4 बातें हम बोलेंगे तो 14 लोग टूट पड़ेंगे सोशल मीडिया पे, अरे कैसे अच्छा भारत के लिए कह दिया, अरे हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता, ये तो हो नहीं। मतलब भारत के अंदर ग्लानि भाव मेरे अंदर पैबस्त रहना चाहिए, उसकी लड़ाई, इसलिए लड़ाई बढ़ी। आप देखिए अभी क्या हुआ, मोदी जी आए, मैं छोटी छोटी सी बात कर रहा हूं, बहुत छोटी सी बात। सिंगोल क्यों नहीं रखा हुआ था भाई? पूर्ण भारतीय परंपरा का प्रतीक है, तमिलनाडु की संस्कृति से उसका एक अलग वो है, क्यों म्यूजियम में रखा हुआ था? वो आया, चलिए। फिर अगर आप देखें, बहुत छोटी सी बात, हमारा बजट क्यों 28 फरवरी को आता था भाई? वैसे बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, अटल जी की सरकार से पहले तक हमारा बजट शाम को 5:30 बजे आता था। क्यों आता था 5 बजे भाई? क्योंकि ब्रिटेन में 11:30 बज रहे होते थे, वो 11:30 बजे होना शुरू हुआ। मोदी जी की सरकार ने आगे कहा भाई 28 फरवरी इसलिए कि जनवरी फरवरी में तो इंग्लैंड में बर्फ जमी रहती थी, फरवरी एंड के बाद ही एक्टिविटी शुरू होती थी, तो उनके मौसम के हिसाब से था। हमारा मौसम अलग है, हमारे यहाँ तो मई के एंड में मानसून आ जाता है, दक्षिण भारत में जून तक आते आते, जून के मध्य तक तो पूरे भारत में आ जाता है। तो मानसून सीजन से पहले जो भी फंड एलोकेशन है वो संबंधित जगहों तक पहुंच जाना चाहिए, इसलिए हमने 31 जनवरी को करना शुरू किया, 1 महीना पहले। ये कितनी गुलामी की मानसिकता है। और अब देखिए भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पैनल कोड, वो उस जमाने का अभी तक हमारे ऊपर चला आ रहा है। इंडियन नेवी के ऊपर शिवाजी की सील अब आई, वरना यूनियन जैक का एक किस्सा था। तो ऐसे नहीं कह रहे हैं कि वो जो संडे गार्डियन ने लिखा बहुत सोच समझ के लिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि विदेश में जो लिखा सब, मगर ये वो देश कह रहा है जिसने हम पे हुकूमत की, कि ब्रिटिश कॉलोनियल लीग, और मैं आज अभी कह दूं
राहुल गांधी ने कहा है बिल्कुल सही, आज आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है। वो आइडिया जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता की विरासत को जीवित रखना चाहता है भारत में, वो आइडिया जो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की बात को जीवित रखना चाहता है भारत में। उत्तर दक्षिण में लड़ा के रखो, तमिल हिंदी में, पंजाबी बंगला में लड़ा के रखो, अगड़े पिछड़े में लड़ा के रखो, दलित सवर्ण में लड़ा कर रखो, एक भारत श्रेष्ठ भारत का आइडिया। तो ये उस आइडिया की बात है। एक वो जो ये कहता था राम का मंदिर कभी नहीं बन पाएगा, जो ये कहता था राम का मंदिर जिस दिन बन गया कयामत आ जाएगी, जो इस बात से डरता था जो इमाम बुखारी ने कहा था जिस दिन बाबरी ढांचे की एक ईंट हट जाएगी उस दिन ये मुल्क इतने टुकड़ों में तकसीम होगा कि आपके लिए गिनना मुश्किल हो जाएगा। ये 1987 की बोट क्लब की रैली में इमाम बुखारी ने बोला था, और उससे घबराए हुए नेतृत्व का दौर। ये दौर जो कहता था राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर भव्यता से बन रहा है और यूएई के साथ इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। वो तो सऊदी को अवार्ड दे रहे हैं। नहीं, और यूएई और सऊदी अरब दोनों ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन भारत में रुके, किसके लिए? व्यापारिक हितों में बात करने के लिए। और अबू धाबी में मंदिर बन रहा है। यह है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकल के आया हुआ लीडरशिप, जो कहता था धारा 370 हट नहीं सकती, वो तो हमारी नियत ही, हम वैसे ही चलेंगे। जो ये कहता था कि दुनिया में कहीं भी, अभी एक छोटी सी मैं बता रहा हूं कि किस जंग की डिफीटिस्ट माइंडसेट में हम लोग बैठे हुए थे और आने के बाद क्या बदलाव आया। दुनिया में एक छोटी सी लड़ाई हो आपके मोहल्ले या कॉलोनी की, और वहां से देखिए देश, बड़े बड़े देश हमेशा छोटा और कमजोरी तो कहता है देखो ये बड़ा है, ये ताकतवर है, मुझे सता रहा है। सिर्फ हम ही दुनिया में ऐसे थे कि हम बड़े और ताकतवर थे और पड़ोस का मुल्क छोटा और कमजोर था और हम कहते थे ये हमको सता रहा है। और इतना ही नहीं कहते, हम देखो आता है मार के चला जाता है, हम क्या करें, हम शांति के कबूतर उड़ाते रहते हैं। फिर वो आता है और मार के चला जाता है, तो हम कहते नहीं, वो आने से मारने से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। 26/11 के हमला हुआ 26 नवंबर 2008 को, और जुलाई 2009 में शर्म अल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन इंडिया पाकिस्तान ने साइन किया और कहा कि टेररिस्ट अटैक से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। ये थी वो दबी हुई मानसिकता। फिर ये 16 मई 2014 के बाद आया, अब टेरर एंड टॉक्स होंगे ही नहीं। अब हम जाते हैं, घुस के मार के चले आते हैं। और पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल हैं जब हमने कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता पाकिस्तान से नहीं की, नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है छोड़ दीजिए, उसके बाद हम कहां पहुंचे। एक दौर था जब कश्मीर का मुद्दा उठाता था पाकिस्तान तो एक सोवियत यूनियन हमारे साथ खड़ा होता था, लगभग पूरी दुनिया उनके साथ। आज ये दौर है कि एक चाइना उनके साथ खड़ा होता, बाकी पूरी दुनिया हमारे साथ। इतना बदलाव रहा है। और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, वहां खाने के लाले पड़े, वो सब छोड़ दीजिए, वो हमारे विचार करने का विषय नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं आज का ये चुनाव और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत अमृत काल में जा रहा है, एक गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलिए, अपने कॉन्फिडेंस को पहचानिए। ये देश है क्या, इसके अंदर क्या था। उदाहरण के लिए रामनवमी अभी गुजरी, उसमें सूर्य तिलक हुआ, कैसे हुआ? कभी आप सोचिए। 3 इंस्टीट्यूट्स ने काम किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर, वो क्या कर रहा है, सारे प्लैनेटरी जो मोशन है उसका सही कैलकुलेशन करके देखेगा कि उस पर्टिकुलर डेट पे अर्थ और सन की पोजीशनिंग कहां पे है। ये जरूरी है ना। देन अब पोजीशनिंग पता लग गई तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आता है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, जो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेगा। फिर जब मॉडिफाई हो गया तो एक और प्राइवेट कंपनी है जिसने कॉन्वेक्स लेंसेस के पैटर्न के थ्रू उसको फोकस करेगा। आप कहते साहब बड़ा अच्छा काम किया, परंतु आज तो इतना हमारे पास सब कुछ है, पर यही तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में था। इसका मतलब सारा एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन हमारे पास था। एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ के बारे में जानकारी थी। आंध्र प्रदेश में एक वेद नारायण मंदिर है, उसमें भी ठीक ऐसा ही था। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर है। 2 इक्विनॉक्सेस पड़ते हैं, 21 मार्च और 21 अप्रैल। तो एक दिन देवी के चरणों पर पड़ती है सूर्य की किरण इक्विनॉक्सेस के समय ही, और एक दिन मस्तक पे वो निकल जाती है। आप श्रृंगेरी में मंदिर है जिसके कि 12 खंबे हैं और 12 राशियों के अनुसार हर महीने एक दिन सूर्य पड़ता है। साहब कितना साइंटिफिक एवोल्यूशन था। इस पे कॉन्फिडेंस नहीं रखा गया। कभी नहीं दिखाया गया कि भारत के आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस का प्रतीक ये दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर थे। ये नहीं दिखाया गया, कोई और चीज दिखाई गई। इसलिए मैं कह रहा हूं ये आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है, और रादर देन मैं कहूंगा रिसर्जेंस ऑफ इंडिया एंड सप्रेशन ऑफ इंडिया की लड़ाई।